हिंदी भाषा और उसका विकास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। दोस्तों, भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया है। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा की है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संसार की प्रत्येक भाषा की सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी का मौलिक अर्थ है, अर्थात हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है कि हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। अब आइए समझते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय अर्थात भारत जोड़ यूरोपीय। इसमें आइए नाम नोट कर लीजिए 12 भाषाओं की। पहला है द्रविड़, दूसरा चीनी, तीसरा सेमेटिक, चौथा टेमेटिक, पाँचवा आगन्य, छठा यूराल, सातवां बांटू, आठवां रेड इंडियन, नौवां काकेशस, 10वां सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। अब आइए समझते हैं सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसकी ईस्वी है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत, जिनका विवरण इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसे शुक्ल और कृष्ण कहा जाता है, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद।
फिर से बता दे रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जानिए। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। अब है दूसरा यजुर्वेद। कृष्ण एवं शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित हैं। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। तीसरा है सामवेद। इसमें सोम यज्ञों मतलब यज्ञ, सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को ज्ञेय पदों के रूप में सजाया गया है। फिर से समझे, सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को ज्ञेय पदों के रूप में सजाया गया है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने टोटका का संकलन है। अब है वैदिक संस्कृत का दूसरा भाग, ब्राह्मण। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। तीसरा कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। चौथा सामवेद, तांडव अथवा पंचाविश ब्राह्मण। और पांचवा है गोपथ ब्राह्मण। अब है वैदिक संस्कृत का तीसरा भाग, उपनिषद। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा बृहदारण्यक, छठा ऐत्रेय, सातवां छांदोग्य, आठवां तैत्तिरीय, नौवां मुंडक, 10वां मांडुक्य और 11वां श्वेताश्वेतर और 12वां कौशितकी। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। स्वर क्या क्या हैं देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अब व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंगों, च, छ, ज, झ, इयों, ट, ठ, ड, ढ, ल, नो, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, ह, अंस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, क, ख, उपधमानीय, प, फ। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा 3 वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब है लौकिक संस्कृत। पाणिनि की अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण
आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए हैं। जिह्वा मूल्य तथा उपधमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई है। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। दोस्तों, अब है दूसरा भाग, भारतीय आर्य भाषाओं की दूसरा भाग जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका वर्णन हम अभी करेंगे। पहला, पाली। दोस्तों, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालक को नियमित करने के लिए दी थी। और अभिधम्म पिटक में चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अटठ कथा साहित्य आदि। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। पहला, सदद नीति व्याकरण, दूसरा कच्चान व्याकरण तथा तीसरा मोगलान व्याकरण। सदद नीति व्याकरण की रचना अग्रवंश ने की थी, जो एक वर्मी भिक्षु थे। श्रीलंका के मोगलान ने मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोशल आदि स्थानों पर प्रचलित है। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं की दूसरा भाग है प्राकृत। दोस्तों, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत को उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की।
तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। पहला महाराष्ट्री, दूसरा पैशाची, तीसरा मागधी और चौथा शौरसेनी। परंतु हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया। पहला अर्धमागधी, दूसरा चूलिका पैशाची और तीसरा अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया। पहला शौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा दक्षिणात्य, पांचवा बाहिलिक, छठा अवंतिजा, सातवां पराच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य हैं। प्राकृत भाषा के प्रकार। प्राकृत भाषा के अनेक प्रकार हैं। पहला शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इससे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसेनी में ही लिखे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शौरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा रचित है। दूसरा चंद्रलेखा रुद्रदास द्वारा रचित है। आनंद सुंदरी घनश्याम द्वारा रचित है। आदि रचनाओं में शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। अब है अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार अर्धमागधी उत्तर प्रदेश, जिसे सूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश, जिसे कौशल या अयोध्या भी कहा जाता है, उसकी भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश अर्धमागधी में ही दिए थे। इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा था। जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा, जैसे आदि भाषा, आर्ष, आरसी आदि। अब है मागधी। दोस्तों, मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार, जिसे मगध भी कहा जाता है, जो मगध के नाम से प्रचलित है, पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। क्या है? मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। प्राकृत व्याकरण के अनुसार मागधी की विशेषताएं थी
र के स्थान पर ल, का, तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व के स्थान पर श का उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति ए का प्रयोग जैसे जन, जने, मुद्रा, राक्षस, मृच्छक, कटिकम आदि रचनाओं में यत्र तत्व मागधी के दर्शन होते हैं। अब है पैशाची। दोस्तों, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नले ने इसे द्राविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अब है महाराष्ट्री। दोस्तों, साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत वैयाकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है। प्राकृत को वैयाकरणों ने आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना प्रायः महाराष्ट्री में ही हुई है। काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे थे। अब है भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं की तीसरा भाग अपभ्रंश। दोस्तों, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र और बागभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे आभिवादी की भाषा कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय और इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। पहला, नागर गुजरात की बोली। दूसरा, उपनागर राजस्थान की बोली। तीसरा, बराचर सिंध की बोली। दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। दोहा, जिसे दोहा कहा गया है, दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। दोस्तों, अब है अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और भाषाएं। पहला है
शौरसेनी अपभ्रंश। भाषा है इसका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। दूसरा है पैसाची अपभ्रंश, इसका भाषा है पंजाबी। तीसरा है बराचर अपभ्रंश, इसका भाषा है सिंधी। चौथा है खस अपभ्रंश, इसका भाषा है पहाड़ी। पाँचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसका भाषा है मराठी। छठा है अर्धमागधी अपभ्रंश, इसका भाषा है पूर्वी हिंदी। सातवां है मागधी अपभ्रंश, इसका भाषा है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अब है अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। दोस्तों, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने पाउम चरियु विटठ ने मिचरियु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ की रचना की है। पहला पाउम चरियु, दूसरा विटठ नेमी चरियु तथा तीसरा है स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। पाउम चरियु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं। पहला महापुराण, दूसरा नय कुमार चरियु और तीसरा है जसहर चरियु। पहला महापुराण, दूसरा नय कुमार चरियु और तीसरा है जसहर चरियु। अब है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि ने धनपाल जी ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। अब है अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। कनकामर मुनि की करकंचरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। कनकामर मुनि की करकंचरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार है। आप उसका नाम देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अपभ्रंश काल की रचनाएं और उसके रचनाकार। पहला प्राकृत व्याकरण, रचनाकार हैं जैन आचार्य हेमचंद्र। दूसरा है प्रबंध चिंतामणि, आचार्य हैं मेरुतुंग। तीसरा है प्राकृत पेंगलम, आचार्य हैं लक्ष्मीधर। चौथा है राउलवेल, आचार्य हैं रोडा। पाँचवा है संदेश रासक, आचार्य हैं अब्दुल रहमान। छठा है पाहुर दोहा, आचार्य हैं राम सिंह।
सातवां है उपदेश रसायन व्यास, आचार्य हैं जिन दत्त सूरी। आठवां है कीर्ति लता वो कीर्ति पताका, आचार्य हैं विद्यापति। नौवां है श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य, आचार्य हैं देवसेना। दोस्तों, अब है अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश टवर्ग प्रधान भाषा है। इसमें न की बहुलता है। अपभ्रंश में दो वचन तथा दो लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकारन अपभ्रंश काल है। दोस्तों, अब है अपभ्रंश, अबहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने अबहट्ठ का नाम दिया। क्या है? अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने अबहट्ठ का नाम दिया है। 13वीं से 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अबहट्ठ कहा तथा हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाम माला में शामिल करना उचित समझा। हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाम माला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल संकृत्यान ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थीं। संज्ञा, सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अबहट्ठ मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुई। मार्कंडेय और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की
और बराचर से सिंध की बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अपभट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ। सिद्ध साहित्य से यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। सिद्ध साहित्य से यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में लिखी। अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को उपशाखा नाम से वर्गीकृत किया है। पहला है बाह्य उपशाखा। इसमें बाह्य उपशाखा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी समूह लहंदा सिंधी, दूसरा है दक्षिणी समूह मराठी, तीसरा है पूर्वी समूह उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला। अब है मध्य उपशाखा। इसमें है मध्यवर्ती समूह पूर्वी हिंदी। चौथा है अंतः उपशाखा। इसमें है पहला भाग केंद्रीय समूह पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी। अब है दूसरा भाग पहाड़ी समूह नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। अब है डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला पूर्वी गौड़ियन। इसमें है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन। इसमें है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। तीसरा है उत्तरी गौड़ियन। इसमें है गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। चौथा है दक्षिणी गौड़ियन। इसमें है मराठी। अब है भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया। आइए एक एक करके जानते हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं। पहला है सौरसेनी। इसका आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। दूसरा है मागधी। ये पहले मैं अपभ्रंश का रूप बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आधुनिक भाषाएं बोल रहा हूँ। पहला है सौरसेनी। आधुनिक भाषाएं हैं इसका पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। दूसरा है मागधी। आधुनिक भाषाएं हैं बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। तीसरा है अर्धमागधी। आधुनिक भाषा है पूर्वी हिंदी। चौथा है महाराष्ट्री। इसका आधुनिक भाषा है मराठी। पांचवा है बराचर पैशाची। इसका आधुनिक भाषा है लहंदा, पंजाबी, सिंधी। अस्पष्टतः
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे। पहला सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। पहला सौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा महाराष्ट्री आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आदि सम्मिलित हैं। चूँकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। दोस्तों, अब आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।